का कहना ये था तू कर्म तो कर, लोग कर्म ही नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं हमें बैठे बिठाए फल मिल जाए। कि बच्चा बाकी फील्ड में तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, या पढ़ाई में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल रहा है, वो डेली लाइफ में कैसे प्रभाव होता है, आपने कोई प्लान बना लिया पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वहां पे वास्तु की एनर्जी आपके उस, अब किसी भी प्लॉट को जब हम कंपास से देखते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन जब आपके साउथ की तरफ ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है तो वो हमारे एनर्जी के अगेंस्ट फ्लो करती है, तो वहां पे ईस्ट नेगेटिव गिना जाता है। होम बायर्स हैं जिन्होंने अपना आशियाना, अपना घर इन मल्टी स्टोरीज में खरीदा, बिल्डर्स ने वो बिल्डिंग्स खड़ी भी कर दी बट वो तैयार होकर के डिलीवरीज नहीं हो पाई उनकी, हजारों होम बायर्स इस चीज से भी परेशान है। मान लीजिए किसी का गेट इस जगह पे लग गया कि वो सलाहकारों के जोन पे आ गया, साउथ डायरेक्शन में। अब सलाहकारों के जोन में आ गया तो इट मींस क्या हुआ, आप भी खुद अपने दोस्तों के बहकावे में आएंगे, सलाहकार तो दोस्ती होते हैं, आपके बच्चे भी अपने दोस्तों के चक्कर में घूमते रहेंगे, घर लेट आएंगे, आप भी घर लेट आएंगे, तो घर का माहौल। ऐसे जब उसकी बच्चे की शादी कर देते हैं तो बहुत सारे घरों में देखा गया है कि कोई भी घर में थोड़ा सा माहौल तनाव का हो जाता है, लोग कहते हैं सास बहू की नहीं बन रही है, बच्चे को अलग कर दिया जाए, गलत है। वहाँ की फायर जो डिस्टर्ब थी उसको बैलेंस करना चाहिए। डिसीजन मालिक ही ले सकता है, अगर मालिक का जोन गलत है तो अर्निंग हैंड के जो डिसीजन है वो गलत हो जाएंगे। Vastu is the important science and Vastu nurtures your wealth, health and relationships. Today we are doing the discussion about Vastu with Dr. Gaurav Shri Agrawal. डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल एक वास्तु सम्राट गोल्ड मेडलिस्ट और जो वास्तु अद्य श्री आर्य युवा रत्न से सम्मानित हैं। इनकी कंपनी वास्तु महाजीवन 1997 से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड वास्तु में लोगों की हेल्प कर रही है। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वास्तु, अबाउट रेमेडीज एंड वी ट्राई टू बस्ट सम मिथ्स। गौरव जी, आपको क्या लगा, आप क्यों वास्तु कंसल्टेंसी के बिजनेस में? देखिए, ऐसा है, मैं 1993 में होम्योपैथिक डॉक्टर बन के अपने फैमिली बिजनेस में आ गया। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे और मैंने उसके बाद कैंसर पे रिसर्च शुरू किया। 97 में मेरे सामने एक बुक आती है कि जिसमें पता चलता है कि वास्तु भी कोई चीज है जिसकी एनर्जी घरों में चेंजेस लाती है, लोगों की लाइफ परिवर्तित करती है। मैंने वो बुक पढ़ी और मिस्टर राजेंद्र शर्मा एक आदमी थे जिन्होंने हमारे को बताया कि वास्तु कुछ होता है। थैंक्स करूंगा मैं उस व्यक्ति का कि उसकी वजह से आज मैं वास्तु कंसल्टेंसी में आया हूं, बिकॉज उन्होंने बताया था कि वास्तु कोई फील्ड है। मेरे जीवन में तब तक वास्तु नाम का कोई शब्द ही नहीं था। मैंने वास्तु की बुक्स बाजार से खरीदी, उसके बाद में उनको रीड किया और जो मेरे हार्ट और कैंसर के पेशेंट्स थे उनके घरों में जाके देखा कि वहां पे कौन सा कॉर्नर, कौन सी डायरेक्शन खराब हो गई है जिसकी वजह से ये रोग उनके घर में आया। उनके घर में हमने चेंजेस लाए, उनको रिलीफ मिला। फिर वास्तु जो है ना वो मेरी एक हॉबी हो गई, हॉबी पैशन में बदली, पैशन प्रोफेशन में बदल गया। 2003 के बाद में हमने क्लिनिक को ड्रॉप आउट किया और मैं कंप्लीटली वास्तु में कंसल्टेंसी दे रहा हूं। आज की डेट में हम कंसल्टेंसी में हम वास्तु से भी मदद करते हैं लोगों की। एस्ट्रोलॉजिकल भी चार्ट देखते हैं कि उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो तभी देखना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लोग तुरंत से किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर का पता चलते ही उसके पास दौड़ जाते हैं। हर आदमी को पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है। ये खिलवाड़ अपने जीवन से आप लोग ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर को अपना कुंडली चार्ट दिखाया और वो उतना नॉलेज नहीं रखता है तो वो आपके जीवन को खराब कर देगा और कुछ नहीं, आपके जीवन में नया वहम तो जोड़ ही देगा। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भाग भाग के मत जाए। जब तक कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट ना आ जाए तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाएं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपकी पूरा डेट टू डेट के हिसाब से आपको कुछ चीजें बताते हैं, प्रेडिक्शंस बताते हैं कि ये आपका ऐसे जीवन गुजरेगा। अगर वो गुजर रहा है तो वो आपके लिए ठीक है, वरना आप उस कागज को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डालें और अपने जीवन को परमात्मा पे छोड़ दें। उसी तरह से अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वास्तु कंसल्टेंसी जो है हम लोग जो करते हैं 97 से, उसमें हमने पाया कि लोगों का जीवन वास्तु से कैसे बदला जा सकता है। तो वो हमने बदला भी है और हमने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, उसमें हमें रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। सो जैसा आपने बताया कि ज्यादा वहमों में नहीं पड़ना चाहिए जी, तो आज हम वहमों से ही शुरू करते हैं। हाँ। और सांसारिक व्यक्ति को बहुत वहम में आ जाते हैं लोग बात। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं और इन वहमों को ही दूर करते हैं, इन मिथ्स को ही ब्रेक करते हैं और आगे की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। देखिएगा, मनुष्य कर्म प्रधान है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का जो ये श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उनका कहना ये था तू कर्म तो कर। लोग कर्म ही नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं हमें बैठे बिठाए फल मिल जाए।
आज ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स जिनको हम बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, और उनके पास क्यों जा रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी हमारे ऊपर ऐसी घुमा दी जाए कि हमें तुरंत से हमारे जीवन में बहुत खुशियां हो जाएं। अरे भैया, किसी और के पास क्यों जाते हो? आपके अंदर जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको अगर आप कर्मठ बनाते हैं, कंसिस्टेंसी, जो बार बार एक काम को करते जाएंगे, गलतियां भी होंगी, तो आपके जीवन में निखार आता जाएगा और आप प्रोग्रेस जरूर पाएंगे। इसलिए लोगों के मन में ये मिथ है कि न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया फलाने नंबर के लिए आपको ये पहन लेना चाहिए, उसके लिए ये कर लेना चाहिए। नहीं, ये चीजें आपके जीवन में सब कुछ महत्व नहीं रखती हैं। 99% आपका कर्म आपको मेहनत जो है वो लाभ देती है। 1% में ये सब चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने कभी ऐसा किया है कि आपने रोटी मंगाई और चटनी और अचार के साथ खाई और वापस आ गए? नहीं। आपको मेन कोर्स के लिए दाल, बटर पनीर, दूसरी तीसरी सब्जियां, मल्टीपल सब्जियां चाहिए। उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार, चटनी, पापड़ होता है। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी आपके अचार, चटनी, पापड़ का काम करते हैं। कर्म 100% काम करता है। तो ये जो कितने अच्छे से समझाया आपने इतने इजी तरीके से हर इंसान को बड़े आसानी से समझ में आया कि कर्म प्रधान बनना चाहिए, बिल्कुल इन चीजों पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो। ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, मेन तो आप ही हैं, आपका कर्म ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। जी, वास्तुशास्त्र किस तरह से किसी वस्तु का निर्माण होना चाहिए उसका नाम वास्तुशास्त्र है, क्योंकि इंग्लिश में वस्तु को वास्तु लिखा गया इसलिए वास्तुशास्त्र हो गया। और वेदों में भी वास्तु शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो घर बनाने के लिए है। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो वो उस वस्तु का शास्त्र हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के द्वारा निर्मित चीज है घर भी, तो घर के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स अगर हमारे ऋषियों ने हमारे यहाँ की पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों और 16 दिशाएं, जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, 8 दिशाओं को फिर से बाइफरकेट करते हैं तो वो 16 डायरेक्शंस में आ जाती हैं। 16 दिशाएं और 5 तत्व जो बैलेंस आपके जीवन में क्रिएट करते हैं, उनको ही वास्तुशास्त्र कहा गया है। सो वास्तु, how it is affecting our daily life, or is it really affecting our daily life? जी, वास्तु जो है वो आपके रोजाना रूटीन को प्रभाव देता है। कैसे? जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन है और आप अपनी डेली लाइफ में रोजाना रूटीन में वास्तु को फॉलो भी करते हैं। हर घर के अंदर झाड़ू पोछा लगता है तो वो आपकी लाइफ को सुधार रहा है। अगर आपके घर में आज कूड़ा पड़ा हुआ है और आपने सफाई नहीं की और आप ऑफिस से जब घर आते हैं तो उस कूड़े की जो महक, मैं दुर्गंध नहीं कहूंगा, मैं महक की बात कर रहा हूँ, जो उस कूड़े की जो महक है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आपने कर्म नहीं किया। वही सवाल आता है कि वास्तु शास्त्र कर्म से बनता है। अगर आपने वो सफाई नहीं की तो आपके घर में दुर्गंध फैलेगी, बीमारियां होंगी, नेगेटिविटी इसी का नाम है और नेगेटिविटी जनरेट होगी। अगर आपके घर में खाना बनाना है और आपकी किचन में गंदगी पड़ी हुई है, स्लैब को साफ ही नहीं किया गया, तो दोबारा खाना बनाने से पहले अगर वो साफ नहीं करेंगे, कितने दिन तक किचन में काम हो सकता है? किचन में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, आपकी लाइफ फिर से बीमारियां होंगी। लोग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। डेली लाइफ को जो है वो हमारे जीवन में बार बार हम जो रोजाना का काम करते हैं, वो एक जो हम लोगों ने रूल्स फॉलो करने हैं, उन्हीं को तो मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। तो वास्तु भी यही कहती है। दिशाओं में जो प्रभाव डालते हैं हम, वो डेली लाइफ में कैसे प्रभाव होता है। आपने कोई प्लान बना लिया और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, वहां तो वास्तु की एनर्जी आपके उस प्लेस की, उस एनवायरनमेंट की, घर की या ऑफिस की या आपकी फैक्ट्री की, वो कमजोर हो गई है। हमारी मदद से आपको यही मिलता है कि वहां की एनर्जी को कैसे बूस्ट किया जाए, वहां पे क्या गलती लग गई थी जिस कारण से वो एनर्जी लो हो गई, हम उसे बूस्ट करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं, तो आपके एग्जीक्यूशन में आपको मजा आने लगता है। तो जब आपको किसी काम में मजा आएगा तो तरक्की तो होनी निश्चित है। सही सही सही। एक आम इंसान जो कि घर देख रहा है या फैक्ट्री अपनी शुरू कर रहा है या उसकी फैक्ट्री ऑलरेडी है या दुकान शुरू कर रहा है, तो उनको किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सही है। देखिएगा, एक फैक्ट्री ओनर जो है, सबसे पहले उसको प्लॉट देखना चाहिए कि वो प्लॉट क्या कहता है। वास्तुशास्त्र
आजकल प्लॉट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले प्लॉट की शुरुआत होती है, उसकी फेसिंग क्या आ रही है, वो ईस्ट फेसिंग है कि वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ है कि साउथ है। अगर वहां पे डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं तो वहां पे एनर्जी का ग्रो ज्यादा जल्दी होगा, और नेगेटिव डायरेक्शंस अगर हैं तो एनर्जी वहां पे थोड़ा लो चलती है। ऐसा नहीं कि वहां काम नहीं चलता, काम चलता है, बट एनर्जी थोड़ा लो होती है, उनको हमें बूस्ट करना होता है। फिर ये होता है कि उसको मशीनें कहाँ लगानी चाहिए वास्तु के हिसाब से। अगर वो मशीनों को ठीक जगह लगाता है तो मशीनों की एनर्जी जो फायर मशीनों में पैदा होती है वो उसके प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी से बनाता है। फिर उसने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को अब वो कहाँ रखे ताकि वो जल्दी सेल हो जाए। फिर उसको उस एनर्जी को बताना पड़ता है कि भैया प्रोडक्ट यहां रखोगे तो जल्दी सेल होगा। अब सेल कौन कर रहा है, सेल्स टीम या मालिक खुद। तो फिर अब उनका ऑफिस कैबिन कैसे बनना चाहिए, उसे कहाँ खुद बैठना चाहिए, कहाँ उसका अकाउंटेंट बैठेगा, किस दिशा में उसका फेस होगा, कहाँ पे वो अपनी फाइल्स को रखेगा, वो सब चीजों का अगर हम उसको बना के एक चार्ट देते हैं तो उसके जीवन में बड़ी खुशहाली आती है। दुकानदार के बारे में आपने बात की, कोई भी दुकान है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, किराने का है या बड़ा शोरूम है, या कोई भी कपड़ों का शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है, वहां भी अगेन यही बात आएगी कि वहां पे जो एमडीज हैं, सेल्समैन है, वो कहां कौन सी डायरेक्शन में बैठ गए, जिस डायरेक्शन में वो बैठेंगे वहां की एनर्जी उनके अंदर आएगी। फर्ज करें कि वो साउथ फेसिंग बैठ जाते हैं तो उनके मन में डर आ जाएगा, वो सामने वाले को उतनी अच्छे से चीजें नहीं समझा पाएंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा तो चीजें नहीं बिकती हैं। इसलिए हम उनकी भी सेटिंग बनाते हैं कि उन्हें कहाँ बैठना चाहिए, तो उनके प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल किया जा सकता है। जहां पे खुदरा व्यापार होता है उनके गल्ले की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, जिसको हम पैसा रखने की जगह कहते हैं बिलिंग काउंटर। आपने पैसा दिया और वो गले में डाला गया, वो उसकी भी एक जगह निश्चित होती है ताकि लक्ष्मी जी वहां विराजमान हो सके और ज्यादा से ज्यादा धन आकर्षित हो सके। आपने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। या डायरेक्शंस तो वही है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है एक आम इंसान के दिमाग में। आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछा कि नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव भी है कि और नेगेटिव भी है, ईस्ट डायरेक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। क्या होता है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। अगर आप एक रेक्टेंगल शेप बनाएं और उसमें एक साइड में सेंटर में ईस्ट लिख दें, दूसरी तरफ आपने वेस्ट लिखा है, तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ आएगा और राइट साइड में साउथ आएगा। अब ये 4 डायरेक्शंस हो गए। अगेन जब उनको 45 डिग्री बाई उनको फर्केट करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शन आपके पास फिर से आ गई। अब किसी भी प्लॉट को जब हम कंपास से देखते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन जब आपके साउथ की तरफ ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है तो वो हमारे एनर्जी के अगेंस्ट फ्लो करती है, तो वहां पे ईस्ट नेगेटिव गिना जाता है। ईस्ट डायरेक्शन यदि नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गई है तो ये एनर्जी के साथ साथ धारा प्रवाह में बह रही है, उसको ईस्ट पॉजिटिव कहेंगे। सेम नॉर्थ डायरेक्शन जहां भी है, अगर वो 90 डिग्री पर बहुत अच्छा है, अगर वो थोड़ा सा टिल्ट होकर के वेस्ट की तरफ चला गया है तो वो नेगेटिव होगा, और ईस्ट की तरफ अगर नॉर्थ आता है तो वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से वेस्ट डायरेक्शन यदि नॉर्थ की तरफ आएगी तो वो पॉजिटिव है, यदि वो साउथ की तरफ चली जाएगी तो वो नेगेटिव होता है। सेम साउथ का भी यही हाल है कि साउथ यदि ईस्ट की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और साउथ जब वेस्ट की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा तूफान बिछा देना है, लेकिन आपकी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, आपके जीवन में रुकावटें बार बार आएंगी। आप एक काम को 2 बार करके पूरा कर लेंगे, तो जो आदमी एक काम को एक बार में पूरा कर रहा है वो 10 साल में आपसे 2 गुना तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि आप तो 5 साल का ही काम कर पाए। जी जी जी। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पॉजिटिव डायरेक्शन की जैसे बात हुई, पॉजिटिव एंट्रेंस एज पर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है? हाँ, देखिएगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात लोगों के मन में ना पैदा कर दी है कि अर्निंग मेंबर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। एक फादर है, वो पूरी जिंदगी लगाता है, घर में रहता है, बहुत मेहनत करता है, उसके लिए आपने घर बना दिया कि भैया तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से ना आपके लिए, क्योंकि आप अर्निंग मेंबर है, आपके लिए ये डायरेक्शन सूट करती है। अब आपके 2 बेटे, दोनों बड़े हुए, ग्रो होने के बाद में क्या वो डायरेक्शंस उसको सूट नहीं करेंगी? क्या या तो आप घर बेच देंगे या आप बच्चे को घर से निकाल देंगे कि भैया ये तो मेरे लिए सूट करती थी, तुम्हारे लिए नहीं करती है।
ऐसा नहीं है। जो गेट घर का जिस डायरेक्शन में है, जो अगर वो पॉजिटिव है तो वो पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो वो पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए नेगेटिव होगा। अब बात ये होती है कि कौन सी दिशा का गेट है, कि वो ईस्ट फेसिंग था, कि वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ है, कि साउथ है। अलग अलग जोन में अलग अलग गेट हैं। अब मान लीजिए किसी का गेट इस जगह पे लग गया कि वो सलाहकारों के जोन पे आ गया, साउथ डायरेक्शन में। अब सलाहकारों के जोन में आ गया तो इट मींस क्या हुआ, आप भी खुद अपने दोस्तों के बहकावे में आएंगे। सलाहकार तो दोस्त ही होते हैं। आपके बच्चे भी अपने दोस्तों के चक्कर में घूमते रहेंगे, घर लेट आएंगे, आप भी घर लेट आएंगे, तो घर का माहौल तो खराब हो गया ना। इसलिए सलाहकारों वाला जोन जो है वो नेगेटिव कहलाया गया। और वहीं पे अगर आपका जोन में गेट हो यश और स्वास्थ्य के मामले में, तो आप हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। अपने लोगों के व्यवहार को देख करके, इनके मेरा व्यवहार लोगों से कैसा है, उस यश को प्राप्त करने के लिए आप एक अच्छे और सभ्य इंसान बन के रहेंगे, तो वो गेट पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से उत्तर दिशा की बात करते हैं। उत्तर दिशा में धन का एक गेट होता है, जहां पे हम कहते हैं धन कुबेर का दरवाजा। अगर वो गेट आपके पास है तो आप अथाह धन कमा सकते हैं। वहीं अगर वो गेट नेगेटिव है तो घर की लेडीज परेशान होंगी, उनको मेंटली टेंशन रहेंगी। ईस्ट डायरेक्शन है तो बच्चे बहुत उज्जवल भविष्य के पैदा होते हैं उस घर में। और ईस्ट डायरेक्शन खराब है, नेगेटिव की बात है, जिनके जो एंट्रेंस नेगेटिव हुई तो बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी। सेम साउथ की हमने बात कर ली, ईस्ट की करी, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटीज लाती है। तो अगर आपके यहाँ पे गेट अपॉर्चुनिटी वाले जोन में, तो बार बार किस्मत आपके दरवाजे पे दस्तक देती है और आप अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं और पैसा कमा लेते हैं। वहीं अगर गेट कॉन्फिडेंस वाले जोन में चला जाता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आप बार बार गलत निर्णय लेंगे, रॉब मारने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में पैसा बर्बाद करते रहेंगे। इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव गेट का ध्यान करना चाहिए। सो हर डायरेक्शन पॉजिटिव भी है और उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है। सो अभी जो बात चली रही है एंट्रेंस की, परिवार के अलग अलग मेंबर्स की, अब वास्तु हुआ एक घर का, बट उस घर में, उस फैमिली में 2 लोग भी हैं, 4 भी हैं, या 5 भी हैं, या 3 भी हैं, तो क्या वो घर का वास्तु उन सब पे इफेक्ट सेम करेगा, या उस घर का वास्तु हर इंडिविजुअल मेंबर के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करेगा? और अगर सेम करेगा तो क्यों, और अलग अलग भी करेगा तो फिर क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो घर का मुखिया है वो सबसे बड़ा इंसान हो गया, उसकी पत्नी उससे छोटी हो गई, उसके बाद में उसके बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है, उसके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं भी हो गई, 2 बेटियां हैं, तो 5 बच्चे तो घर के पहले हो गए। तो उनकी बच्चों की शादियां भी करेगा वो। फादर मदर जो 2 जने हैं बड़े, वो साउथ वेस्ट में आएंगे। दिशाओं का एक नंबर होता है कि ये हाईएस्ट जोन है, ये उससे लोअर है, ये उससे लोअर, उससे लोअर। सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट, सेकंड नंबर पे साउथ, थर्ड पे साउथ ईस्ट, फोर्थ पे वेस्ट, और 5 नंबर पे आता है नॉर्थ वेस्ट, 6 पे आएगा नॉर्थ, 7 पे ईस्ट, और सबसे लोएस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट। तो 8 लेवल्स हैं। Okay. उसी तरीके से हर मेंबर घर का जो जिस लेवल पे है, वो उस जोन की एनर्जी उसकी बॉडी और उसके मन पे प्रभाव डालती है। फर्ज करो आपका साउथ ईस्ट खराब हो गया। अब साउथ ईस्ट जोन तीसरे नंबर के बच्चे के लिए बताया मैंने, ऊपर से नीचे तक। तीसरे नंबर का कौन व्यक्ति है आपके घर में, आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपका सबसे पहले खुद आप आ गए, सेकंड नंबर पे आपकी वाइफ आ गई, फिर आपका बेटा आ गया, तो तीसरे नंबर का बेटा हो गया। जब वो तीसरे नंबर वाला बच्चा है, जब साउथ ईस्ट की एनर्जी अगर यहाँ खराब है, तो वो उसकी लाइफ में हर्डल्स पैदा करेगी। ओके। इसी तरह से जब उसकी बच्चे की शादी कर देते हैं, तो बहुत सारे घरों में देखा गया है कि कोई भी घर में थोड़ा सा माहौल तनाव का हो जाता है। लोग कहते हैं सास बहू की नहीं बन रही है, बच्चे को अलग कर दिया जाए, गलत है। वहां की फायर जो डिस्टर्ब थी उसको बैलेंस करना चाहिए। वहां के रिलेशन वाले जोन जो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, सहयोग वाला जोन, उसको भी बैलेंस करना चाहिए। आप अगर किसी भी प्लेट में आपने बैलेंस करना है और आपने एक तरफ ज्यादा सामान रख दिया, तो वो सामान गिरेगा ट्रे में से। उसी तरीके से डायगनली एक दूसरे के सामने की जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट डायगनली आता है। अगर साउथ ईस्ट खराब है तो नॉर्थ वेस्ट भी कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हुआ है। उसने एनर्जी देनी थी, उसने रिलेशन देने थे, तो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाया, एनर्जी या तो वीक थी, सुस्त हो गया आदमी, कामचोर हो गया, या वो ज्यादा कॉन्शियस हो गया, तो उसने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया। बाकी लोग उससे परेशान है कि ये ज्यादा काम करता क्यों है। तो बैलेंस करने का नाम ही वास्तुशास्त्र है। ओके जी। सो एनर्जी, जैसे आपने बताया कि साउथ ईस्ट की गड़बड़ हुई तो नॉर्थ वेस्ट में भी
डायगोनली है तो इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। सो एनर्जी पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, ये एक आम आदमी कैसे समझे? देखिएगा कि वास्तु साइंस ये कहती है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ये 5 तत्व हैं। अगर आपके यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ द साउथ से सेंटर ऑफ द ईस्ट तक फायर जोन है, सेंटर ऑफ द साउथ से वेस्ट के सेंटर तक अर्थ जोन है, सेंटर ऑफ द वेस्ट से नॉर्थ के सेंटर तक एयर जोन है और नॉर्थ के सेंटर से ईस्ट तक वाटर जोन है। अब वाटर जोन जो है वो आपका ईस्ट से नॉर्थ तक हमने एक 1/4 हिस्सा बना दिया। स्काई एलिमेंट वहां है जहां पे आसमान खुला है और बारिश आती है, वहां स्काई एलिमेंट हो गया। जल जो है अगर वो पौधों में डाला जाए और पौधे ग्रो करते हैं तो वो हमें एयर देते हैं। तो इतनी जल जो है ना वो एयर को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। करेक्ट। और अगर जल फायर वाले जोन में हो तो जल तो आग को बुझा देगा, तो वहां पे फायर ठंडी हो गई, तो वहां पे इसका मतलब आपका फायर एलिमेंट वीक हो गया है, तो वो डायरेक्शन कम हो गई। ये तो था एलिमेंट्स का सिस्टम। अगर घर है और वो रेक्टेंगल भी नहीं है, उसमें कोई कॉर्नर कट जाता है तो भी वो एनर्जी वहां की कमजोर हो गई। वो कौन सा जोन कटा वो एनर्जी उस घर में वीक कहलाएगी। अब ऊंचे नीचे में कंस्ट्रक्शन होती है, जमीन में गड्ढे हो जाते हैं, ऊपर एक स्टेयरकेस की ममटी बन जाती है, वो भी तय करती है कि वो किस एरिया में बनी, तो उससे बाकी कौन कौन सी डायरेक्शन नीची हुई, उनमें से कौन कौन सी चीजों में नेगेटिविटी आएगी। ओके। अब जब आपने नंबर के हिसाब से बताया कि साउथ वेस्ट 1 मुखिया का हो गया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर साउथ ईस्ट बड़े, अभी परिवार में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे या एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी, कुछ सालों के बाद जब बड़े बेटे की शादी हुई तो चौथे नंबर का स्थान जो छोटे बच्चे का था अब वो उसकी पत्नी को मिलेगा। तो अब जो चौथा नंबर था वो उस छोटे बेटे की जगह उसका हो गया और 5वें स्थान पे छोटा बच्चा आ गया। क्या ये सही है? सही है। आपने जैसे बताया फैमिली मेंबर में, क्योंकि फैमिली जो है ना इंसान है, जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। हमारे घर में बच्चों की शादी होती है, उसी तरह से बेटी घर से चली जाती है। हम लोग भी पूरे जीवन को अमर तो है नहीं, हमारे यहाँ से भी कोई ना कोई चला जाता है। जैसे कोई मेंबर बाहर जाएगा या वो परमात्मा के पास जाएगा, उसकी जगह खाली होगी तो नीचे वाला अपने आप ऑटोमेटिकली उसको प्रमोशन मिलके वो वहां आ जाएगा। तो एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना है वो प्रभाव डालता है। दूसरी बात, जिन घरों में पेरेंट्स काम करते थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया, बच्चों को ग्रो किया, बच्चों ने आज वो बच्चे भी बड़े कामयाब हो गए। अब माँ बाप कहते हैं हम रिटायर लाइफ जिएंगे, तो अब वो अर्निंग हैंड नहीं है, अब वो लोएस्ट आ गए, क्योंकि अब उन्हें बच्चों की तरह अपनी केयर करानी है, तो अब उनका जोन बदल गया है। ओके। अर्निंग हैंड सबसे पहले नंबर पे आएगा क्योंकि वो पूरे घर को देख रहा है, और उसकी पत्नी सेकंड नंबर पे आएगी। पेरेंट्स जो है जिन्होंने जब तक काम किया था तब वो पहले और दूसरे नंबर पे थे, मम्मी पापा, और अब वो रिटायर लाइफ में है तो अब वो छोटे बच्चों की जगह चले गए हैं। ओके। सो ये भी एक परिवर्तन है। बिल्कुल करेक्ट। अभी जैसे आपने बताया अर्निंग मेंबर मेल है तो वो फर्स्ट पे हो गया, वाइफ उसकी सेकंड पे होगी। अब अर्निंग मेंबर वाइफ है या दोनों ही अर्निंग मेंबर है, बट घर वाइफ की अर्निंग से चलता है, हस्बैंड की अर्निंग बहुत कम है एज कंपेयर टू वाइफ जो कि घर को चला सके, तो इस केस में मुखिया कौन रहेगा और फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा और सेकंड नंबर पे कौन आएगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है वो ही घर के डिसीजन लेगा, तो घर का मुखिया तो डिसीजन जो ले रहा है उसी को माना जाएगा। बेशक क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं तो हम कहेंगे कि घर का मालिक तो ये है जी, तो वो गलत है। ओके। क्योंकि प्रभाव तो जो पैसे कमा के ला रहा है उसी ने डिसीजन लेना है कि मैं आज 2 लाख रुपए महीना कमा के लाया हूं, तो किस किस बच्चे की कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करानी, किस बच्चे की ट्यूशन रखनी, किसको कपड़े चाहिए, तो वो डिसीजन वही लेगा, और वो डिसीजन मालिक ही ले सकता है। अगर मालिक का जोन गलत है तो अर्निंग हैंड के जो डिसीजन है वो गलत हो जाएंगे। वास्तु कई सैकड़ों साल पुराना है हमारे हिंदुस्तान में, तो इसको एज अ साइंस भी बोला जाता है कि वास्तु साइंस है। तो आज भी कुछ इनोवेशन या नए ट्रेंड्स आते हैं वास्तु में, कुछ पुरानी चीजें बदली जाती हैं, क्या कुछ ऐसा होता है? देखिए, वास्तुशास्त्र अथर्ववेद का ज्ञान है। जिस समय में अथर्ववेद में ऋषियों ने वास्तु के बारे में लिखा है, वो जो साइंस है वो टाइम टू टाइम बदलती चली गई।
अब हमें नहीं पता वो कितने हजारों वर्ष पहले कब लिखा गया। आज के युग में जब हम वास्तु की बात करते हैं तो क्योंकि घर कंक्रीट से बनने लगे, पहले किसी जमाने में बैम्बू स्टिक्स की झोपड़ियों में लोग रहते थे, जी। फिर धीरे धीरे अब ईंटों का आ गया, अब कंक्रीट का पूरा पूरा घर बनता है, उसमें स्टील भी लग रहा है, आपके घर में लाइट भी आ गई है, वहां पे तार भी जा रही है। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ वास्तु के रूल्स में भी अंतर आता है। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी, अब आपके घर में घड़ी है। पहले लोग लकड़ी का चूल्हा जलाते थे, अब आपके घर में गैस है। हीटर में भी रोटी बनाते हैं आप जी। तो आग तो जल रही है, अग्नि तत्व तो वही का वही है, बट सिस्टम बदल गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अग्नि को आप उठा करके जल वाले में ले जाएंगे, भाई ये तो हॉट प्लेट है, वहां रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जो चीज गर्म है वो गर्म प्रदेश में ही रहनी चाहिए, जो चीज ठंडी है वो ठंडे प्रदेश में रहनी चाहिए। Why people are scared to consult with the वास्तु कंसल्टेंट, और how हम इस मिथ को कैसे ब्रेक करें? देखिएगा, लोगों का डरना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी वास्तु शास्त्री आपके घर आता है और वो बताता है कि ये डायरेक्शन गलत है, आपने ये टॉयलेट गलत बना दिया, आप गलत कमरे में सो रहे हैं, तो लोगों को सबसे पहले डर क्या लगता है? अब ये आते ही चीजें तोड़वाएगा। जी, एकदम सही बात है। तो जब वो तोड़ने का डर होता है तो आदमी डरता है। आधे लोग तो हमें इसीलिए भी बुलाना नहीं चाहते, और वो अपने जीवन को कष्ट में ही डाल के रखते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाना चाहते कि वो आएगा और तोड़ फोड़ मचाएगा, और इतने पैसे ना तो हैं और ना ही मैं करना चाहता हूं। चलो जब कभी रिनोवेट करेंगे तब वास्तु करा लेंगे, ऐसे सोच के ना वो वास्तु शास्त्रियों को दरकिनार कर देते हैं और अपनी लाइफ में कष्ट झेलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तु के अंदर तोड़फोड़ जो है ना वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन इतने उपाय भी हैं कि जो टेम्परेरी तौर पे आपको बता दिए जाए तो 6 महीने, साल भर, 2 साल तक वो असर करते हैं। ओके। जितने भी उपाय हैं वो उपाय हैं, वो 100% काम नहीं करते हैं। 80% तक उनके रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलते हैं, और उनका एक टेन्योर है कि वो 2 साल तक ही काम करेगा या 5 साल निकाल देगा। उससे पहले आपको वास्तुशास्त्री बता देगा कि भाई आपको ये 2 साल का लिए उपाय बताया जा रहा है, उसके बाद में आपको तोड़फोड़ करना ही चाहिए। इन बिटवीन रहते रहते आप उसको ठीक करा लीजिएगा। और बहुत सारी जगह है, जैसे फ्लैट है जहां आप तोड़ ही नहीं सकते, आपका कॉर्नर ही कट गया है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, तो वहां पे तो उपाय ही एक जीवन है बस, कि आपने उपाय कर लिया और आप उसमें रह रहे हैं। समय रहते फ्लैट बदल लो। क्या वास्तु के प्रिंसिपल्स अलग अलग एरियाज के हिसाब से भी बदल जाते हैं? जैसे माउंटेन एरिया है, लैंड एरिया है, या सी और रिवर्स आसपास बहुत है, क्या इसका भी हमारे वास्तु पे असर पड़ता है? क्या हमें इनके हिसाब से भी कुछ बदलाव और करने पड़ते हैं? जी हाँ, अलग अलग एरियाज में वास्तु की डेफिनेशंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। जैसे पहाड़ी इलाका है, अब पहाड़ की ढलान अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ है और उस पे घर बनता है तो वो घर ज्यादा पॉजिटिव होगा। जिन ढलानों में साउथ नीचा है और नॉर्थ ऊंचा है तो वहां पर घर में नेगेटिविटी जल्दी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन वहां पे नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। उसी तरह से रिवर कोस्टल एरिया जो आपने बोला, अगर आपके पास में नदी साउथ से नॉर्थ फ्लोट कर रही है तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर वो नॉर्थ से साउथ फ्लोट करेगी तो नेगेटिव होगी। उसी तरह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर फ्लो होगा, यानी कि ढलान होगी, तो वो नेगेटिव होगी, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ ढलान होगी तो वो पॉजिटिव होगी। बहुत सारी जगहों में हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास हाई राइज बिल्डिंग अचानक से बन जाती है। एक आदमी ने प्लॉट बेचा और वहां पे उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। अगर उसकी छाया आपके घर पे आती है, जब सनराइज होता है तो सन नीचे होता है, तो आपके घर के आगे अगर वो बिल्डिंग अड़ रही है तो भी आप उसका वास्तु दोष गिने। ओके। लोग अक्सर पूछते हैं कि मंदिर की छाया आ रही है, क्योंकि पहले जमाने में घर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी होते थे और मंदिर जो है वो मल्टी स्टोरी होता था। मंदिर का ध्वजा जो है वो शहर में सबसे ऊंची लगाई जाती थी, तो उसकी छाया की बातें तो लोग करते हैं आज भी, जबकि आज मंदिर तो छोटा हो गया और स्टोरीज ऊंची हो गई। तो मंदिर को तो भूल जाएं, जहां जहां भी मल्टी स्टोरी टावर्स बने हैं और उनकी अगर वो आपके ईस्ट में है, वो सनराइज के टाइम पे आपके घर पे छाया आती है तो भी आपका घर नेगेटिव कहलाएगा। तो अब इस केस में जिसका वो घर है उसकी तो कोई गलती नहीं, तो अब बट उसके ऊपर छाया भी आ रही है। हाँ, हम लोगों ने ऐसे कई घरों का वास्तु किया है जो कहते हैं कि हम इस घर में आए थे आज से 20 साल पहले, हमने 15 साल तक बहुत पैसा कमाया, अचानक से 5 साल में पता नहीं क्या हुआ,
जब हम उनकी छत पे जाते हैं तो पता चलता है कि उनके आसपास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है जिसकी छाया उनके घर पे आ रही है। तो उसके लिए हम उनको ये कहते हैं कि डे एंड नाइट आप अपने घर में लाइट जला के रखें, ईस्ट की वॉल पे लाइट जला के रखें ताकि उनके घर में पॉजिटिविटी हो सके, या फिर उन्हें वो घर छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। ओके, मल्टी स्टोरीज की बात करी आपने। बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिन्होंने अपना आशियाना, अपना घर इन मल्टी स्टोरीज में खरीदा। बिल्डर्स ने वो बिल्डिंग्स खड़ी भी कर दी, बट वो तैयार होकर के डिलीवरीज नहीं हो पाई उनकी। हजारों होम बायर्स इस चीज से भी परेशान है। क्या इसमें भी कुछ वास्तु का दोष रहता है कि वो प्रॉपर्टी पे, किस प्रॉपर्टी पे वो हाई राइज बनाया गया, या किस रीजन से भी ऐसे दिक्कतें आती हैं एक नॉर्मल होम बायर्स को जिन्होंने उन बिल्डर्स के साथ अपने जीवन का पूरी कड़ी मेहनत की कमाई भी लगाई और आज भी वो उन्हें उनका घर भी नहीं मिल पाया? जी, हमारे को बिल्डर्स बुलाते हैं इस बात के लिए कि मेरी ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है लेकिन मैं इसको बेच नहीं पा रहा हूँ, या मैं हैंडओवर नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को इस प्रोडक्ट को नहीं दे पा रहा हूँ। हमने उनका वास्तु किया, वहां जाके या तो हमने पाया कि प्लॉट के अंदर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है कि उसकी दीवारें सीधी नहीं है, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया, या उन्होंने क्या किया कि जो अपने यहाँ पे लेबर क्वार्टर्स बनाए थे उनके टॉयलेट्स गलत जोन में बना दिए, जिस कारण से एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक गया है। या उन्होंने जो प्रोडक्ट आता है, ईंटें हैं, रोड़ी है, सीमेंट है, तो वो इस जगह पे बना दी गई, रख दी गई है ताकि वास्तु दोष हो गया। कभी कभी हमने ऐसी बिल्डिंग भी देखी है जिसमें उन्होंने बेसमेंट्स बनाई और जहां पे पूरे प्लॉट में गड्ढा नहीं होना चाहिए तो वो बेसमेंट वहां हो गई। और उसके बैलेंस में जहां जहां और हार्वेस्टिंग होनी थी वो सोचते हैं हैंडओवर करने तक हम बना देंगे, उसको बाद में बना लेंगे, और गड्ढा अभी क्योंकि जरूरी है बेसमेंट बनाना, तो उन्होंने बेसमेंट तो बना दिया, वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसको रेक्टिफिकेशन के लिए जो गड्ढे और चाहिए वो नहीं बने, इसलिए वो अधूरा ही रह गया प्रोजेक्ट। हमने उन जगहों में जाके उन्हें बोला कि आप यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाएं, ईटीवी प्लांट जो लगाने उनके गड्ढे तैयार करो, या हम वाटर हार्वेस्टिंग तैयार करो, तो उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से तैयार हुए और लोगों को मिल गए। परिवार में कई परिवार में देखा जाता है कि बच्चा बाकी फील्ड में तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, या पढ़ाई में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल रहा है, बाकी चीजों में वो एक्टिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। क्या इस चीज के लिए कुछ टिप्स या कुछ रेमेडीज उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को पढ़ाई में भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? जी, देखिए क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, नॉलेज जो लेना चाहता है, वो नॉलेज की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसके नॉलेज वाला जोन जो ईस्ट साउथ ईस्ट कहलाता है, शिक्षा वाला जोन, वो वीक है, इसलिए वो पढ़ाई में कम ध्यान दे रहा है। और जो उसका आनंद वाला जोन है तो वहां वो आपका बढ़िया है, तो वो आनंद तो ले रहा है खेल में, वीडियो गेम्स में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, क्योंकि वो उसने प्रोफेशन नहीं बनाना है, वो सिर्फ एंजॉय के लिए आपने उसको रखा कि उसकी एक्सरसाइज हो जाए। वो प्रोफेशन भी तभी बनेगा जब आपके यहाँ स्किल वाला जोन बढ़िया होगा। तो जो नॉलेज, स्किल और आपका शिक्षा वाला जोन है, अगर वो वीक रहेगा तो बच्चा पढ़ तो रहा है बट उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन अगर आप बढ़िया बना देते हैं, वास्तु के हिसाब से ठीक करते हैं, तो बच्चे के अंदर स्किल पावर जल्दी आती है। कुछ भी ना करें, अगर आपका बच्चा किसी भी कमरे में पढ़ रहा है तो उसका फेस ईस्ट की तरफ जरूर कराएं, ताकि वो ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ने से सूर्य की एनर्जी उसके अंदर आती है, और सूर्य की एनर्जी जब उसको मिलती है तो उसकी शिक्षा अपग्रेड होती है। मंदिर घर में किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या हमें किस तरफ फेस करके आरती पूजा करनी चाहिए? जी, देखिए मंदिर जो है ना, वो पूरा घर एक तरफ होता है और मंदिर अकेला एक तरफ होता है। मंदिर का अपना ही एक साइंस है, वो आपकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप पूजा करते हैं और अपनी नेगेटिविटी को सरेंडर करते हैं उस परम पिता परमात्मा के सामने, तो फिर नई ऊर्जा आपको मिलती है। इसलिए रोज आप मंदिर जाते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, रोज आप दीपक जलाते हैं। मंदिर भी आपके घर में नेगेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। आपने उसको प्लेस कहाँ पे किया है, नंबर 1 ये बात आती है, क्योंकि जितने भी भगवान हैं
हमारे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया, ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। उस समय हमारे यहाँ जो सूर्य देव हैं वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, दिखते नहीं है, क्योंकि सूर्य जब उगेगा, सूर्य जब उदय होगा तो वो ईस्ट में आकर के उदय होगा, उससे पहले वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो 4 बजे जो है वो सूर्य नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है कि मंदिर भी हमने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने की बातें करी हैं, क्योंकि हम भगवान को सरेंडर होते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को भगवान को देते हैं और कई गुना होकर वो हमें वापस मिलती है। मंदिर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसकी रोजाना सफाई होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में मंदिर लोगों ने बनाया और कम से कम 50-50 फोटोग्राफ्स या मूर्तियां उसमें रख दी। अब वो होली दिवाली पे ही सफाई होती है, रोजाना कोई उनकी करता ही नहीं है, उन पर धूल जम जाती है। तो आपने मंदिर पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया? घर में तो रोज झाड़ू पोछा हो रहा है, मंदिर की मूर्ति पे सफाई नहीं हो रही है। इसलिए कम से कम मूर्तियां रखें जिन्हें रोजाना सफाई करनी चाहिए। भगवान के आसन को रोज साफ करें, वहां पर रोज क्लीननेस हो। जो बत्ती आपने जिस दीपक में कल जला दी थी उसे अच्छे से धो मांज के फिर नई बत्ती लगा के आपको पूजा करनी चाहिए। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं देसी घी की, तो उस एनवायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो मन को कंसंट्रेट करता है, एकाग्रचित बनाता है, और जब मन एकाग्रचित होता है तो एनर्जी जल्दी से जल्दी उसके अंदर प्रवेश करती है। आपका सबकॉन्शियस लेवल वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ये मंदिर का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मंदिर इसीलिए घर में रखा जाता था कि मेरा सबकॉन्शियस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं जो सोचूं वो मेरे जीवन में आने लगे। मंदिर में कम से कम मूर्तियां, लेकिन कई मंदिरों में देखा है, कई घर में मंदिर में लोग बाग एक ही भगवान की कई कई फोटोग्राफ्स, कई कई प्रतिमाएं भी रखते हैं। तो क्या ये सही है? सही और गलत नहीं है, जब परमात्मा तो एक ही है। विष्णु के अवतार राम जी भी है, कृष्ण जी भी है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अब होता क्या है कि आपके घर कहीं से प्रसाद आया, उसमें गणेश जी की मूर्ति उन्होंने आपके पास दे दी, आपने उनको कहीं और न लाया के मंदिर में रख दी। फिर आपके यहाँ किसी और जगह से प्रसाद आ गया, उसमें भी आपको गणपति आपको उन्होंने भेंट स्वरूप दे दिए, वो भी आपने मंदिर में रख दिए। तो बहुत सारी मूर्तियां रखने से कोई लाभ और कोई हानि नहीं है। बात वही आती है कि मंदिर को मंदिर की तरह बनाया जाए, स्टोर हाउस ना बनाया जाए। कुछ वास्तु टिप्स, कुछ बेसिक्स जो हम हर इंसान को डेली यूज में या रोजमर्रा की जिंदगी में, घर में या ऑफिस में, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना ही रखना चाहिए कि वो उन बेसिक्स का अगर वो ध्यान रखे तो उसी से ही उसकी एनर्जी इंक्रीज हो, उसमें डिसिप्लिन है और कर्म प्रधान बने। जी देखिएगा, क्या होता है कि हर मोबाइल में कंपास है, नहीं है तो बाजार से कंपास बुक सेलर की दुकान पे मिलता है, वो आप अपने घर लेके आए, अपनी हथेली पे रखें और उसमें डायरेक्शंस को देख लें कि उसमें नॉर्थ लिखा होता है और कंपास में जो रेड नीडल है वो नॉर्थ की तरफ चली जाती है। तो आपको पता चल गया कि मेरे घर का नॉर्थ किस डायरेक्शन में है और ईस्ट किधर आ रहा है। जब आप अपने घर की ये डायरेक्शंस निकाल लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वर्बली, कोई कॉपी पेन पे जरूरत नहीं है, आपने रखा, आपको पता चल गया ये ईस्ट है मेरा, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो आपने अपनी डायरेक्शंस उसमें एक बार चेक कर ली। अब करना क्या है कि हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां पे वो नॉर्थ ईस्ट बता रहा है, वहां पे हमें नीट एंड क्लीन रखना है। डेली रूटीन का सामान रख सकते हैं, कूड़ेदान नहीं रख सकते। नॉर्थ ईस्ट को जितना सुव्यवस्थित ढंग से आप सजाएंगे, आपका जीवन उतना ही सुव्यवस्थित होगा। उसी तरीके से साउथ वेस्ट, मैंने आपको बताया अभी कि डायगोनली वास्तु काम करता है, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में साउथ वेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, उतना ही हैवी वेट साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में वेट रखने से आपके जीवन में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो साउथ वेस्ट बहुत सारे घरों में खाली छोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सामान भर देते हैं, तो वो अनस्टेबल भी हो गया और आपकी तरक्की में रुकावटें आ गई। तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को बैलेंस करें। उसी तरीके से फैमिली फोटोग्राफ्स का हमारे घर में आजकल प्रचलन हो गया, बच्चों की फोटो दीवार पे लगा लेते हैं लोग। तो ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि परमात्मा के लिए हम उनसे डिमांड करते हैं, अपनी एनर्जी को ग्रो करते हैं सन की तरफ से, तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप किसी की भी फोटो लगाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत अहंकार आना स्वाभाविक है। इसलिए ईस्ट डायरेक्शन में हम किसी की भी फोटो लगाने के लिए मना करते हैं। हम कहते हैं यहाँ सिर्फ गॉड की फोटो लगाई जाए, जिसके आगे आप सरेंडर कर सकते हैं। एंसेस्टर्स की फोटो लगाते हैं लोग, पूछते हैं कि कहाँ लगाए, हमारे अब ये बुजुर्ग हमारे घर में नहीं रहे, हमारे बीच ये लोग चले गए,
तो उनके लिए साउथ डायरेक्शन होती है। साउथ के सेंटर से वेस्ट के डायरेक्शन, साउथ वेस्ट तक, साउथ की वॉल पे वेस्ट कॉर्नर की तरफ अगर हम उनकी फोटोग्राफ लगाते हैं, जिसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, वहां पे हमारे को यम के द्वार से वो बचाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि साउथ वेस्ट जो है वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। हमारे संस्कार जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए वो हमारे अंदर है, उनके जेनेटिक्स भी हमारे अंदर है। जब हम उनकी फोटोग्राफ्स को साउथ वेस्ट में लगाते हैं और जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर उनके दिए हुए जो आदर्श हैं, जो संस्कार हैं, वो ग्रो करते हैं और हम उनसे तरक्की पाते हैं। शूज, घर में जूते रखते हैं लोग, कहीं भी बिखेर देते हैं। आप आए और आपने जूते निकाले और काम आपका तरफ से पूरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जूतों के रखने की एक जगह निश्चित होनी चाहिए। जूते जो है वो नॉर्थ की दीवार के साथ में और ईस्ट की दीवार के साथ नहीं रखने चाहिए। उन्हें वेस्ट की दीवार के साथ शू रैक लगाना चाहिए या साउथ की वॉल के साथ। बहुत सारे घर हैं जो हमें बोलते हैं कि जी हमारे घर के पास में बाहर जूते निकालने का रिवाज है और आप, हमारा घर तो नॉर्थ फेसिंग है तो हम रैक कहाँ रखें। तो ठीक है, उनको अगर वो जूते रखते हैं अपने घर में तो उस शू रैक में वो एक ही जोड़ी जूता रखें जिसे वो पहन के गए थे और आके रखा गया और उन चप्पल को पहना और उन्होंने घर में आ गए। अब होता है क्या, घर में 5-5 जोड़े जूते हैं, सारे उठा के वहां रख देते हैं। बाकी शूज को आप अलग से शू रैक बना के उसमें रखें। उसी तरीके से घड़ियां, घर में घड़ी लगाने का रिवाज है। आज की डेट में वास्तु शास्त्र के अंदर मैक्सिमम लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि वो घड़ी कहां लगाए। घड़ी जिस जमाने में इजाद हुई होगी तब हुई होगी, उसके बाद पहले चाबी वाली घड़ियां चली क्योंकि वो एक मशीन थी और मशीन चलाने वाले का मुंह ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए, इसलिए उन्हें ईस्ट की वॉल पे या नॉर्थ की वॉल पे प्लेस कर दिया जाता था। अब आपके पास सेल वाली घड़ी हो गई। सेल लगने से उसके अंदर एक सर्किट डेवलप हो गया। सर्किट होने से अब धारा प्रवाह चलने लगा, एनर्जी फ्लोट होने लगी और एनर्जी हमेशा साउथ से नॉर्थ फ्लो होनी चाहिए या वेस्ट से ईस्ट फ्लोट होनी चाहिए। तो घड़ी की दिशा क्या हुई, या तो वेस्ट की डायरेक्शन में घड़ी लगेगी या साउथ की डायरेक्शन में। आज की डेट में लोगों ने किस तरह की मिथ फैलाना शुरू किया, ये घड़ी फलानी दीवार पर लगा दें, उसके पीछे ये वाला नंबर लिख दें तो आपके जीवन में ये घटना होगी। घड़ी की शेप्स मायने रखती है। अगर आप उसको साउथ की वॉल पे लगा रहे हैं और आपने उसको अग्नि तत्व की तरफ लगाया तो अग्नि का कलर लाल है, लाल यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित करती है वो लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि अर्थ की डायरेक्शन है, वहां पे स्क्वायर घड़ी लगाना लाभकारी है, या हम राउंड, बिल्कुल राउंड लगा सकते हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में घड़ी लगाते हैं अगर हम, तो वेस्ट में ओवल शेप घड़ी आ सकती है, रेक्टेंगल शेप घड़ियां आ सकती हैं। पेंडुलम वाली घड़ियां जो है वो आपको साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में ही लगानी है। साउथ ईस्ट में पेंडुलम की घड़ियां नहीं लगनी चाहिए। बाकी बच्चों की किताबों की बात कर लेते हैं कि बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं अगर वो साउथ की वॉल पे प्लेस करते हैं तो उनके अंदर उन्हें पढ़ने की इच्छा बार बार जागृत होती है। अगर वो आपने गलती से ईस्ट की वॉल पे प्लेस कर दी तो पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। हमारे घर के बहुत सारे सामान है। हम लोग जैसे सर्दियों के कपड़े पहनते हैं तो गर्मियों के कपड़े उठा के रख दिए गए। अब गर्मियां आने वाली हैं तो अब सर्दियों के कपड़े उठा के रख दिए जाएंगे। तो जो स्टोर है वो किन अलमारियों में बनाया जाए। अगर आपके घर में ईस्ट की वॉल पे कबर्ड बना है या नॉर्थ की वॉल पे कबर्ड बना है, उसमें डेली रूटीन का सामान आना चाहिए। जो अलमारियां वेस्ट और साउथ में है उनमें आप ये स्टोर रख सकते हैं कि आपने सर्दी के कपड़े रख दिए, गर्मी के यूज कर लिए। जो कपड़े 3 महीने से पहले इस्तेमाल नहीं होंगे वो साउथ या वेस्ट की अलमारियों में होने चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ टिप्स हैं जो अपने घर जीवन में अपनाएंगे लोग तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई भी डायरेक्शन है, गंदगी किसी डायरेक्शन को पसंद नहीं है। जहां भी आपने मिस एकदम मैसी कर दिया है वो डायरेक्शन आपने खराब कर दी है। ओके, तो इसलिए आपको कोई भी डायरेक्शन है वो बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से उसको सजा के रखना चाहिए। तो सारी एनर्जी आपको जरूर मिलेगी और आपके जीवन में दिन रात तरक्की होगी। धन्यवाद गौरव जी, इतनी सारी बातें बताने के लिए, हम सबको वास्तुशास्त्र से अवगत कराने के लिए, और बहुत सहजता से हम इसको अपने डेली दिनचर्या में भी ला सकते हैं। कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए हम इसको अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, मैसी ना हो तो डिसिप्लिन और साफ सफाई एक बहुत ही बेसिक तरीका है जिससे हम वास्तु को अच्छा कर सकते हैं उस डायरेक्शंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
आप सभी का धन्यवाद। और मेरे बताए हुए इन उपायों में किसी एक व्यक्ति का भी जीवन अगर सुधर जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट कई लोगों के वहम तोड़कर उन्हें कर्मठ बनाएगा। आज के वीडियो से मैंने सीखा कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी तरह हमारा एनवायरनमेंट भी इन्हीं 5 तत्वों से प्रभावित है, और हम कैसे वास्तु की मदद से अपनी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप को पॉजिटिव बना सकते हैं।